नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी में लोकसभा चुनाव का सियासी पारा इस वक्त हाई है। प्रत्याशियों के पक्ष में रैली और जनसभाओं का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बदायूं और आगरा के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बदायूं और आगरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है और वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो राजकुमार चाहर के लिए आया। मेरे बहनों भाइयों, राजकुमार चाहर मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं। इनकी क्षमता, इनकी प्रतिभा से पार्टी प्रभावित हुई। इसीलिए उन्हें किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कई बार मैं कर चुका हूं। और मैं जानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है, यदि उसके ऊपर कोई दल की राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है तो उसे समय देना थोड़ा कठिन हो जाता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी को किसी प्रकार की गिला, किसी प्रकार की शिकवा यदि राजकुमार चाहर से रही होगी, आज उसे लोग भूल जाएंगे, उसे माफ करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग जीते हैं, मरते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप देश के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। और उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य प्रदेश में भी चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन और पूजा भी की है और सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील भी की है। अपने घरों की दीवारों से, ऊपर से, हर जगह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और सब जानते हैं कि आदरणीय लल्लू सिंह जी लगातार, चाहे इस क्षेत्र के विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, हमेशा उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से रामयुग आया है और यह अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, और फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। और लोकसभा के इस रण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशांबी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से यह दावा कर दिया कि 2024 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में पीएम मोदी के नाम की सुनामी और तूफान है और एक बार फिर से प्रदेश और देश में मोदी जी की लहर है और सरकार भी बीजेपी की बनेगी। इसी के साथ ही आरक्षण के मामले पर कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी है। इसे बड़े अंतर से कौशांबी सहित हम लोग सभी लोकसभा सीटें राहुल गांधी जी के पिताजी नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी जी नहीं खत्म कर पाई, उनके दादी जी के पिताजी नहीं कर पाए, तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान को साक्षी मान करके, शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं।
बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और रोड शो करने प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से हताश और निराश है। 2 चरणों में चुनाव के बाद विपक्ष की हालत पूरी तरह से पस्त हो चुकी है। विपक्ष को पराजय का संदेश 2 चरण के चुनाव में मिल गया है। उनकी हालत खराब है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। जांच होगी तो उनकी तिजोरी का ताला खुलेगा और तिजोरी का जो माल इकट्ठा करके रखे थे वो तो बाहर आएगा, गरीब के देश के भलाई में लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने तिजोरी में लूट करके भरा है उनको जेल जाना पड़ेगा। और बीजेपी नेता और सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार मेनका गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है और इससे पहले उन्होंने सुल्तानपुर में मेगा रोड शो भी किया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे और वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता का विश्वास है और आरक्षण के मुद्दे पर भी अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। चलिए रुक करते हैं खबर का। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार वैक्सीन पर हमलावर नजर आ रहा है और इस मामले पर बस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो कोरोना काल के दौरान भी अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे और अब चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिस कारण अफवाह फैलाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। तो वैक्सीन पर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है और वैक्सीन को ही मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने की विपक्षी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही है। और वैक्सीन पर ही अब ये बयान अनुराग ठाकुर का भी सामने आया। उन्होंने कहा कि एक भ्रम फैलाने की कोशिश ये की जा रही है। ये वही लोग हैं जो अफवाहें कोविड के टाइम पर भी फैलाते हुए कि भारत की बनी वैक्सीन मत लगाओ, और ये वही लोग आज अपने चुनाव में हार देकर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं तो कभी वैक्सीन पर ठीकरा फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि भारत के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई थी, जान बचाई, अनाज की देकर गरीब की थाली भरी भी और आगे भी करेंगे। हमने भूखमरी से भी बचाया, महामारी से भी बचाया और रिपोर्ट बड़े स्पष्ट कहती है। और एक विपक्ष के एजेंडा जो मैं कहता था पहले भी, ये लोग भय भ्रम की राजनीति करेंगे, झूठ अफवाह फैलाएंगे। अब ये झूठ तो फैला ही रहे, डीप फेक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, झूठे वीडियोस भी चला रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि विदेशी ताकतों का हाथ भी अब इस चुनाव में दिख रहा है। और उधर प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को धोखा देने का काम किया और आज कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ गया और इस चुनाव में हर मुसलमान मोदी जी का समर्थन कर रहा है। इस चुनाव में ये तमाम बयानों से कांग्रेस का जो भयानक चेहरा, जो असली चेहरा है, वो सामने आ रहा है। ये कांग्रेस ने हमेशा हम मुसलमानों को डरा के धमका के रखा है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ऐसा बयान दे रही है कि जो मुस्लिम मोदी को वोट करेगा, जो मुस्लिम भाजपा को वोट करेगा, जो मुस्लिम डेवलपमेंट को वोट करेगा, जो मुस्लिम तालीम के लिए वोट करेगा, उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। क्या यही देश का लोकतंत्र हमें सिखाता है? कांग्रेस पार्टी ने हम मुसलमानों को क्या समझ के रखा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया, हम मुसलमानों के साथ दगा किया, हम मुसलमानों के साथ फरेब किया। लेकिन अब ये बस बहुत हो गया। अब आज का मुसलमान उसने ठान लिया है कि जो भी उसके लिए तालीम के लिए काम करेगा, जो भी उसके विकास के लिए काम करेगा, जो भी उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगा, देश का मुसलमान उसके साथ डट के खड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने की नियत के साथ काम किया है। आज का मुसलमान मोदी जी के साथ है और यही बात कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर सफाई के लिए शिविर में उतरे 2 लोग शिविर में उतरे थे सफाई करने के लिए और दोनों की मौत की खबर है। दोनों को बेहोशी की हालत में शिविर से बाहर निकाला गया और इलाज के दौरान डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। अधिकारियों की लापरवाही से मासूमों की जान जाने का सिलसिला लगातार जारी है।
अभी कुछ दिन पहले ही मैनहोल के ढक्कन में गिरकर एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना 23 अप्रैल की थी, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद ही लखनऊ के कलेक्ट्रेट परिसर यानी कि कोर्ट कचहरी, जहां पर कुछ दिनों चंद कदमों की दूरी पर ही मंडल आयुक्त का ऑफिस है, यहां पर सफाई के दौरान आज ये 2 मजदूर बेहोशी की हालत में मिल रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इनकी सांसें थम चुकी हैं, लेकिन कोशिश जारी है इनको निकालकर अस्पताल पहुंचाने की। लेकिन ये सिलसिला जो लगातार जारी नजर आता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई सेफ्टी किट नजर आई इन लोगों के साथ, जबकि सीवर सफाई के बारे में बात की जाए तो हर साल ये देखने को मिलता है सीवर सफाई के दौरान कुछ ना कुछ जाने जरूर जाती हैं मासूमों की, लेकिन इसके बावजूद न तो उसमें सेफ्टी बरती जाती है, ना ही इसमें किसी भी तरह का प्रिकॉशन लिया जाता है। अधिकारियों की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं कि जो कार्यदायी संस्था है उसको नियमित किया जाएगा। इसके अलावा जो मजदूरों की सफाई के दौरान जो सेफ्टी किट होती है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये हर साल का नजारा है। बरसात से पहले दावे किए जाते हैं कि नाले और सीवर को साफ कर लिया जाएगा, लेकिन इन सफाई की जो कार्रवाई के दौरान इन मजदूरों की जो जान से खिलवाड़ होता है ये हर साल देखने को मिलता है। पिछले साल भी कई जगहों पे सफाई के दौरान मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सफाई कर्मी बताया जा रहा है कि आज दोपहर में यहाँ पर सफाई करने पहुंचे थे और सफाई के दौरान यहाँ पर उनके साथ ना तो कोई अधिकारी मौजूद था, ना जो ठेके की जो कंपनी थी उसके लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये सिर्फ 2 मजदूर ऐसे थे जो यहाँ पर सफाई करने पहुंचे थे और इसमें सीवर में गैस के चैम्बर खुलने की वजह से वो बेहोशी की हालत में वो यहाँ पर गिर गए थे। अब देखिए आप तस्वीरों में कि एक को यहाँ पर निकाला गया है। ये वो लोग हैं जो सफाई करने पहुंचे थे यहाँ पर और इनके साथ किसी भी तरह का कोई सुरक्षा पुख्ता इंतजाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ना तो इनके पास ड्रेस है, ना इनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क है, कोई भी यहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं और यही वजह है कि मजदूरों को लगातार अपनी जान गंवानी पड़ रही है। चंद रुपयों के लिए ये मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही के चलते इनकी जानें जाती हैं। अब ऐसी तस्वीरें आप अमूमन देखने को मिलती है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में अभी कहा कि जितने भी सफाई के जो मैनहोल हैं उसको खोलने के लिए, उसको बंद करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो सफाई का जो काम होगा उसके लिए पूरी तरह से सेफ्टी बरती जाएगी, जो सेफ्टी के लिए उपकरण है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आपने देखा कि जो एक अभी शख्स निकाला गया है उसके पास किसी भी तरह का पुख्ता इंतजाम नहीं था। ना तो ठेकेदारों पर कार्रवाई होती है, ना ऐसे अधिकारियों पर कभी कार्रवाई होती है और यही वजह है कि जो गरीब मजदूर हैं उनको अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। चंद रुपयों के लिए अपने घर से निकलते हैं, अपने परिवार से अलग रहते हैं और इसके बाद जब ये सफाई करने के लिए उतरते हैं तो इनको अपनी जानें गंवानी पड़ती हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इन घटना के बाद क्या हाईकोर्ट फिर से इस मामले का संज्ञान लेगा या अधिकारियों के कानों पर भी जू रेंगेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी लखनऊ। और उधर हापुड़ में जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, जहां पर प्रमुखता से खबर को दिखाए जाने के बाद खाद्य विभाग ने ढाबों पर छापे मारकर यह बड़ी कार्रवाई की और ढाबे से खाने के लिए सैंपल भी कलेक्ट किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि ढाबे में खुलेआम बदबूदार और सड़ा हुआ खाना यह परोसा जा रहा था, जिसके बाद जनता टीवी की टीम मौके पर पहुंची, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और बड़ा इंपैक्ट इसका हुआ है। खाद्य विभाग की टीम ने ढाबे पर पहुंचकर इस पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे संचालकों में हड़कंप मच गया। लखनऊ में 20 मई के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने लगातार जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया है और इसके बाद जो है अन्य तैयारियां में चालू हो गई हैं। लखनऊ के जनरल पीजी कॉलेज में एक सेंटर ऐसा बनाया गया है जहां स्कोर बोर्ड बनाए, 37 स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इन स्मार्ट बोर्ड के जरिए सभी सेंटर को कनेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पर 3200 कर्मचारी जो है वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें 1600 पीठासीन अधिकारी हैं और 1564 जो है प्रथम मतदान अधिकारी है, जिनको आज ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। पीठासीन अधिकारियों में से 96% ज्यादा लोग जो है आए हैं, लेकिन जो नहीं आए हैं 3.28% कर्मचारी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मतदान अधिकारी 97% केवल आए हैं और बाकी अनुपस्थित हो गए हैं। तो अब जिला प्रशासन ने सीधे सीधे कहा है कि इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ के तहत कार्रवाई की जाएगी और इन कर्मचारियों को जो है जो नहीं आए हैं उनको जो है सस्पेंड भी होना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, लेकिन इतना जरूर है कि सख्ती की वजह से जो है कर्मचारियों की उपस्थिति का परसेंटेज ठीक माना जा रहा है, जो पिछली बार से इस बार बेहतर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के वहीं बात की जाए तो पूरे प्रदेश में सरगर्मियां तेजी पे है। वहीं अगर बात की जाए तो रायबरेली जनपद का न्यायालय कक्ष है, जहां पर प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जिला प्रशासन ने यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, जिसकी वजह से अब मतदाताओं में और पार्टी के पदाधिकारियों में भी काफी असमंजस बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक रायबरेली जनपद में मात्र एक नामांकन हुआ है और वहीं अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और 3 मई को नामांकन प्रक्रिया का समापन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के प्रत्याशी न घोषित होने की वजह से फिलहाल यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां काफी ठंडी मानी जा रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक, जो नाबालिग युवक था, उसकी ट्रैक्टर ट्राली से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बताते चलें कि उस एरिया में लगातार अवैध खनन की शिकायत हो रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन कभी भी एक्टिव नहीं हुआ। आज सुबह 5 बजे भोर में एक नाबालिग युवक उस ओर जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी और उस संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। आपको बताते चलें, पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्राली के साथ ड्राइवर को कब्जे में ले लिया और साथ ही 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो वो पूरी तरीके से आक्रोशित हो गए और बरडार चौराहा, जो खजनी थाना क्षेत्र में बरडार चौराहा है, उसको बाकायदे वहां पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि बिना उनके इजाजत के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनका यह भी आरोप है कि ट्रैक्टर ट्राली वाले ने जानबूझकर उनके यानी कि बालक को जो है दबाकर उसको कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि पुलिस इस मामले को लेकर काफी घंटों मशक्कत की, काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब परिजन नहीं माने तो पुलिस ने बाकायदे वहां से उन लोगों को खदेड़ कर हटाई। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि युवक की मौत कुचलकर हुई है या गाड़ी के पलटने से। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी अचानक पलट गई, जिससे इस युवक की दबकर मौत हो गई। लोकसभा सीट चुनाव हुआ दिलचस्प। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में उतरे तो वहीं बीजेपी से सुब्रत पाठक भी अपनी लगातार कोशिश आजमा रहे हैं। बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा की, जो कन्नौज लोकसभा का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में गिनी जाती है इस नगरी कन्नौज लोकसभा। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से दावेदारी की है, तो वहीं पर बीजेपी के वर्तमान सांसद व वर्तमान प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश यादव के मैदान में उतर जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के मैच की तुलना कर रहे हैं, तो वहीं पर विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो 6 की 6 बाउंड्री को बाहर करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ कन्नौज लोकसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, तो ऐसे में अब सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लेकर उनके कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग के द्वारा जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। अब 12 दिन से मतदान के रह चुके हैं और 4 जून को रिजल्ट आएगा। ऐसे में देखना ये होगा क्या एक बार लोकसभा जो हार्ड सीट की जाती है वहां पर बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खाते में सीट जाती है या बसपा से जो इमरान बिन जफर है उनके खाते में। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 4 जून को एक बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी अपनी नीतियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे पर निशाना साधते हुए जनता को सीधे संवाद करते हुए उन्हें जुमलेबाजी सरकार बता रहे हैं और ऐसे में एक दूसरे के कटाक्षों का असर कहीं न कहीं अब जनता पर कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।